अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 143। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर था बेटे। इसमें हमने फोर्स, प्रेशर, उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो एप्लीकेशंस थी, वो हमने पढ़ी। ठीक है, चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। बुक के पेज नंबर 143 पे आप लोग आएँ। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज बेटे दी गई। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है पार्ट ए, डेट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको चार जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपने टिक मार्क करना है। ठीक है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है पेपर में आपके। जो है ये क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने कंपलसरी करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। बहुत दफ़ा मैं ये बात रिपीट कर चुकी हूँ। एमसीक्यूज़ आप तब भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तब भी आपको इनकी तैयारी हो सकती है जब आपने पूरा चैप्टर जो है डिटेल से अच्छी तरह से स्टडी किया होगा। यानी कि अगर आप लोग कुछ कुछ टॉपिक याद करोगे या क्वेश्चन वाइज याद करोगे तो आपसे एमसीक्यू जो हैं सॉल्व नहीं होंगे। जो बच्चे फुल चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू एंड लाइन तक पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा चैप्टर, उनसे एमसीक्यू जो है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरा चैप्टर जो है प्रिपेयर किया करो। एमसीक्यूज जो है वो मस्ट है। आपका क्वेश्चन ये आना ही आना है और आपने सॉल्व भी करना है। ठीक है, पार्ट ए का पहला पार्ट बेटे मैं कर रही हूँ, डेट इज 6.1। 6.1 हम लोग करेंगे। अपनी अपनी बुक्स निकाल लें, यहीं पे हम लोग इसको मार्क करते रहेंगे। अ वायर इज स्ट्रेच बाय अ वेट डब्ल्यू, इफ अ डायमीटर ऑफ द वायर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, द एक्सटेंशन विल बिकम। एक वायर है जिसको हमने स्ट्रेच किया, उस पर वेट अप्लाई किया डब्ल्यू, तो डायमीटर वायर का रिड्यूस हो गया हाफ वैल्यू से, तो एक्सटेंशन जो है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो क्या है कि जो इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। पार्ट डी इज़ योर राइट ऑप्शन। इसको आप लोग टिक मार्क करोगे। ये आपकी बुक में था, हमने पढ़ा भी था। जितने भी एमसीक्यूज़ यहाँ पे हैं ना, सारे के सारे बुक ही में से हैं जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं। 6.2, four wires of same materials are stretched by the same load. Their dimensions are given below. Which of them will elongate most? यहाँ पे आपको सेम मटेरियल है, ठीक है, और उनको उस मटेरियल को स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, डायमेंशंस आपको दी हुई हैं और ये पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा। आपने डायमेंशंस देके ये बताना है। तो बेटे आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो पार्ट डी है। लेंथ 4 मीटर, डायमीटर 0.5 mm अकॉर्डिंग टू द, अगर ये डिफरेंट मटेरियल है सारा, तो कौन सा मटेरियल जल्दी जो है एलोंगेट करेगा? ये वाला करेगा जिसका डायमीटर सबसे कम होगा। ठीक है, 0.5 वाला ये आपका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है 6.3 की तरफ। टू मेटल प्लेट्स ऑफ एरिया 2 and 3 square meters are placed in a liquid at the same depth. द रेशो ऑफ प्रेशर ऑन द टू प्लेट इज़, आपने दो प्लेट्स हैं जिनका एरिया आपको बताया हुआ है 2 and 3। आपने इनका रेशो ऑफ प्रेशर जो है वो बताना है बेटे। रेशो ऑफ प्रेशर 2 and 3 का क्या होगा? इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट ए, 1:1। ठीक है, 1:1 आएगा यहाँ पे। प्लेट्स का रेशो तो इक्वल ही होगा, सिमिलर ही होगा, 1:1। नेक्स्ट हम आते हैं 6.4 की तरफ। बेटे 6.4 पे आप लोग आओ। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू। 6.4 मैं बता रही हूँ आपको, वो किसके इक्वल होता है? प्रेशर डेंसिटी के, डेप्थ के, एक्सेलरेशन के। बेटे वो तीनों के प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी भी, डेप्थ भी, एक्सेलरेशन भी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 6.5 की तरफ। प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज, जो इनक्लोज फ्लूइड है किसी भी चीज़ के अंदर है, उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, ये आपने बताना है। ठीक है, आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बेटे जो इनक्लोज फ्लूइड होता है उसका प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है ट्रांसमिटेड अनचेंज। ये पार्ट डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ कंटेनिंग वेजल्स। ठीक है, राइट ऑप्शन इज पार्ट डी। नेक्स्ट हम आते हैं 6.6 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, जो हाइड्रोलिक प्रेस है उसका प्रिंसिपल जो है किस लॉ पे बेस करता है? ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन जो है डैट इज पैस्कल लॉ। पार्ट बी इज योर राइट आंसर। पार्ट बी पे आप लोग जो है टिक मार्क करें बेटे। क्लियर है?
नेक्स्ट हम आते हैं 6.7। 6.7 पे आपके पास क्या है, व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस, जब स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस। तो बेटे कॉमन सेंस है, हमने पढ़ा भी था, जब उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बी को आप लोग टिक करोगे। नेक्स्ट आता है 6.8। What is the force exerted by the atmosphere on a rectangular block surface of length दी हुई है आपको, breadth दिया हुआ है, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको भी दिया हुआ है 100। आपने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है। तो बेटे फोर्स का यहाँ पे इक्वेशन लगाओगे और आपने सिंपल जो है वो फोर्स फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे जब आप फोर्स फाइंड करोगे तो आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है वो क्या आएगा, 20 किलो न्यूटन जो है आपकी फोर्स आएगी। आप जब फोर्स खोलो तो वहाँ पे हमने पढ़ा था फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, तो बस आपने सिंपल वहाँ पे इक्वेशन पुट करो, उसमें वैल्यूज पुट करो और आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट पेज पे आप लोग आएँ, पेज नंबर 144 आपकी बुक में दिया गया। पेज नंबर 144 पे आओ। पार्ट ए जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, डैट इज़ MCQs। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, पार्ट बी की तरफ। किसकी तरफ, पार्ट बी की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने इनके शॉर्ट आंसर बेटे देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन है 6.7, वाई हैवी एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैव लार्ज एरिया ऑफ द फुट। आपने से साइंटिफिक रीज़न पूछे हुए हैं, वाई आपने इसका रीज़न बताना है कि जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट है, इनका जो फुट है उसका सरफेस एरिया इतना लार्ज क्यों होता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया, अगर आपने अपनी लाइफ में रियल एलिफेंट देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसका जो पाँव होता है, जो फुट है बेटे, वो बहुत बड़ा होता है। वो क्यों बड़ा होता है, वो इसलिए बड़ा होता है, उसका रीज़न क्या है, एलिफेंट्स हैव लार्ज फीट टू स्प्रेड देयर वेट, ताकि उनका वेट जो है वो इक्वली स्प्रेड हो सके, उनका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो सके और वो सिंक ना कर सकें, दे प्रिवेंट सिंकिंग, ठीक है। और इसकी वजह से उनकी बॉडी का जो बैलेंस है और जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती है, इन्हांस हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है ड्यू टू देयर लार्ज फुट। क्लियर हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो, चाहे इनको एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख लो। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एलिफेंट्स हैव लार्ज एरिया ऑफ फुट to spread their weight, reducing pressure and preventing sinking। फुल स्टॉप लगा लो। आगे आप लोग क्या लिख सकते हो, दिस आल्सो इम्प्रूव बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं 6.2 की तरफ। 6.2 क्या है, वाई एनिमल्स लाइक डियर वू रन फास्ट हैव अ स्मॉल एरिया ऑफ द फुट। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है एनिमल्स जैसे कि डियर, हिरन को डियर कहते हैं, जो डियर है बेटे वो बहुत तेज़ जो है वो रन करता है, लेकिन उसका जो फुट है उसका एरिया जो है वो स्मॉल होता है। वाई, क्यों स्मॉल होता है, तो जो डियर है बेटे उसका फीट जो है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से उसका जो कांटेक्ट है, जो ग्राउंड के साथ उसके पाँव का जो कांटेक्ट होगा वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पाँव छोटा है, फुट छोटा है डियर का, तो जो जब जो कांटेक्ट पॉइंट है जब वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट करेगा वो भी क्या हो जाएगा। अब जैसे एलिफेंट का तो बहुत बड़ा है ना, तो जब वो ज़मीन पे पाँव रखेगा ग्राउंड पे, तो ज़मीन का और उसका कांटेक्ट तो बहुत बड़े एरिया पे होगा, लेकिन डियर का छोटा सा पाँव है तो उसका जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगी। जब फ्रिक्शन मिनिमाइज होगी तो वो तेज़ी से रनिंग करेगा, तेज़ी से भागेगा। क्लियर हो गया। तो स्मॉल फीट जो होते हैं वो इजी कर देते हैं कि रफ एरिया में भी एनिमल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मूव कर सकें, रन कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे। अब आप कैसे लिखोगे, डियर हैव स्मॉल फीट टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन एंड अलाउइंग फास्टर मोर एक्टिव मूवमेंट। ठीक है, स्मॉल फीट आल्सो मेक इट ईजियर टू नेविगेट रफ एरिया। क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 6.3, वाई इट इज़ पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड ऑन पेबल्स। पेबल्स कहते हैं छोटे छोटे पत्थरों को। ठीक है, बेयर फुटेड होते हैं नंगे पाँव, यानी कि अगर आपने जूता ना पहना हो, आपके पाँव आप वैसे ही चल रहे हों, ठीक है, विदाउट शूज़, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेयर फुटेड। जब आप लोग बगैर जूतों के
पेबल्स के ऊपर चलते हैं तो वो आपको तकलीफ़ क्यों होती है पाँव में, इसका रीज़न आपने लिखना है, ठीक है। तो जब हम लोग बेटे पेबल्स के ऊपर बेयर फुटेड चलेंगे तो हमें पेन फील होगी। ये क्यों होगी? बिकॉज स्टोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, और वो हमारे पाँव के अंदर जो है वो हम पाँव जो है वो प्रेस होता है उनके ऊपर, उन छोटे छोटे पेबल्स के ऊपर, और प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो प्रेशर क्या करता है, वो हमें हमारे अंदर जो है एक डिसकम्फर्ट जो है वो पैदा कर देता है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैसा लिखोगे? वॉकिंग बेयर फुट ऑन पेबल्स इज़ पेनफुल बिकॉज द स्मॉल hard stone press into small area of our foot, increasing pressure and causing discomfort. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6.4, स्टेट पैस्कल लॉ, गिव एन एग्जांपल ऑफ पैस्कल लॉ। आपकी बुक में पैस्कल लॉ की स्टेटमेंट बेटे दी गई है, आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। मैं भी बता देती हूँ पैस्कल लॉ क्या होता है कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड it is transmitted equally to all parts of fluid without loss। और इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? हाइड्रोलिक प्रेस हमने पढ़ा था, कार लिफ्ट एट सर्विस स्टेशन हमने पढ़ा था, और थर्ड हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पे अगर आप लोग आओ, आपकी बुक में हमने पैस्कल लॉ पढ़ा था, ये देखें पेज नंबर 139 पे अगर आप लोग आएँ तो बेटे यहाँ पे पैस्कल लॉ आपको दिया गया है, ये वाला। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी one point in the enclosed fluid it is transmitted equal to all parts of the fluid without loss। ये इसकी स्टेटमेंट दी गई है पैस्कल लॉ की। और सम यूजफुल हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो एग्जांपल्स हैं, ये 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। आपने ये तीनों की तीनों एग्जांपल्स और ये स्टेटमेंट जो है आपने अपने क्वेश्चन नंबर 6.4 जो है उसमें आपने ये राइट करनी है, स्टेटमेंट और ये 3 एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं 6.5, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड। इलास्टिसिटी क्या होती है हमने ये भी पढ़ी, आपकी बुक में इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन जब फोर्स हटाई जाए उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाए, उस चीज़ को, उस एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि टेनिस बॉल था, रबर बैंड था, उसको अगर हम लोग इस तरह फोर्स अप्लाई करेंगे और जब स्ट्रेच करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी कंडीशन पे वापस आ जाएगा। इसी तरह बॉल भी है, वो भी इसकी एग्जांपल थी। तो यहाँ पे अगर आप शुरू में आओ तो बेटे आपकी बुक में इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी जो है वो दी गई है। स्टार्ट में हमने पढ़ी थी, यहाँ पे आप लोग आओ, इलास्टिसिटी यहाँ पे हमें दी हुई है, ये देखें एन ऑब्जेक्ट, ये देखो पेज नंबर 128 पे आप लोग देखो, पेज नंबर 128 यहाँ पे ये एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी इलास्टिक। ये इलास्टिसिटी मैंने अंडरलाइन भी कराया है, यहाँ से शुरू होना है आप लोगों ने एन से और इलास्टिसिटी तक आपने लिखना है, ये इसकी डेफिनेशन है। और फिर आपने इसकी एग्जांपल्स भी जो है वो लिख देनी है। काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो हमने की थी, उनमें से जो भी आपको याद रहें आप कोई 2 या 3 जो है वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। कौन कौन सी एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिखोगे कि जब टेनिस बॉल को हिट किया जाता है रैकेट के साथ तो टेनिस बॉल की शेप जो है वो चेंज होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो शेप वापस आ जाती है। इसी तरह अगर रबर बैंड को हम स्ट्रेच करें, फोर्स अप्लाई करें तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसी फोर्स मैं रिमूव करूँगी तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी बेटे डेफिनेशन लिखी है, यहीं से आपने देख के डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6.6 की तरफ। व्हाट इज़ हुक लॉ? डज एन ऑब्जेक्ट रिमेन इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, गिव रीज़न। हुक्स लॉ क्या है, ठीक है। हुक्स लॉ बेटे आपकी बुक में दिया गया है, आप पीछे आएँ अपनी बुक पे, पेज नंबर 128 पे आओ, 128 पे यहाँ पे ये देखें पेज नंबर 128 हुक्स लॉ, ये आपको हुक लॉ दिया गया है। ये इफ़ अ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड, ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज हुक लॉ, और आपने इसको लिखना भी है एफ इज़ इक्वल्स टू के एक्स और के इज़ इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। ये आप लोगों ने मेंशन करना है, यहाँ पे ये हुक लॉ है, ये आपने लिखना है।
और इसको जो है आप पूरा का पूरा जो है लिखोगे F=kx, पूरा आपने इसको राइट करना है। क्लियर? और बस यही इसके आंसर में आप लोग राइट करोगे। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6.7, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। आपने बेटे प्रेशर और फोर्स जो है इनके डिफरेंसेस राइट करने हैं। एज यूजुअल जिस तरह हमेशा मैं करवाती हूँ, आपने एक कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम। एक साइड पे आप लिखोगे फोर्स, एक साइड पे लिखोगे आप प्रेशर। क्या लिखोगे? एक साइड पे फोर्स और एक साइड पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? प्रेशर लिख लेते हैं। इन दोनों के डिफरेंसेस जो हैं वो आपने राइट करने हैं। इनके डिफरेंसेस बहुत ईजी हैं। आप लोगों को मैं लिखवा दूँ कि ओरली करवा दूँ? आई थिंक मैं करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए, आप लोग लिख लो, याद रहेंगे आप लोगों को अगर मैं लिखवाऊँगी तो। ओरली मेरे ख्याल से आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह यहाँ पे पहले क्या मेंशन कर लेते हैं? हम कर लेते हैं यहाँ पे फोर्स लिख लेते हैं, FORCE, फोर्स। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं? प्रेशर। ठीक है, फोर्स और प्रेशर आ गया। यहाँ पे हम मार्जिन लाइन लगा लेते हैं। स्केल मेरा किधर गया? चलें ऐसे ही लगा लेते हैं आज हम लाइन, सिंपल लाइन लगाते हैं हम। ठीक, और यहाँ पे भी लाइन लगा लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा लो। हमने डिफरेंसेस राइट करने हैं किसके? फोर्स के और प्रेशर के। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर। पहला डिफरेंस यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? व्हाट इज़ फोर्स? सिंपल इनकी डेफिनेशन लिख दो। फोर्स की और प्रेशर की डेफिनेशन हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। नंबर 1 में आप लोग क्या लिखोगे? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज अ पुश और पुल, सिंपल क्या लिखेंगे? पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? नंबर 2 पे उसमें क्या लिखेंगे? प्रेशर इज द फोर्स। प्रेशर क्या होता है बेटे? प्रेशर इज द फोर्स। प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड। ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी दी गई है, वहां से देके भी आप लोग लिख सकते हैं। अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया। नंबर 2 अब हम लिख लेते हैं कि फोर्स किसकी इक्वल होती है? फोर्स इज इक्वल टू MA। फोर्स किसकी इक्वल होती है? M×A। जबकि प्रेशर अगर आप लोग लिखोगे तो P किसके इक्वल होता है? F/A के इक्वल। क्लियर है? फिर हम लोग लिख लेते हैं इनके यूनिट्स। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, जिसका सिंबल क्या है? कैपिटल N। और इट इज़ मेजर्ड इन पैस्कल। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। और पैस्कल को हम कैसे लिखते हैं? पैस्कल्स। ठीक है, इसको हम लिखते हैं PA के साथ। ये आपने इनके सिंबल्स भी जो है वो याद रखने हैं। क्लियर? नंबर 4 डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं इनका? बेटे जो फोर्स है वो क्या चीज़ होती है? वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग क्या लिखोगे? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि प्रेशर क्या है बेटे? वो उसके ऑपोजिट होगा। प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब हम आते हैं नंबर 5 डिफरेंस की तरफ। नंबर 5 में आप लोग क्या लिख सकते हो? जो फोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? फोर्स जो है इट कैन चेंज इट्स मोशन। इट कैन चेंज इट्स मोशन।
ठीक है। और प्रेशर के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इस पे आप लोग लिख लो, इट डिस्क्राइब्ड हाउ, आप लोग ऐसे लिखो, इट डिस्क्राइब्ड हाउ, आप इसको इजीली लिख सकते हैं, हाउ कंसनट्रेटेड द फोर्स इज, हाउ कंसनट्रेटेड द फोर्स इज ऑन द सरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके जो हैं डिफरेंसेस हैं बेटे, जो हम लोग लिख सकते हैं। मैं ईजीएस्ट जो है वो आपको कोशिश करी हूँ लिखवाऊँ। हम एक और लिख सकते हैं, फोर्स इज मेजर्ड बाय, फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, फोर्स इज मेजर्ड बाय, जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है जिससे हम फोर्स को मेजर करते हैं, डैट इज़ डायनोमीटर। क्या कहते हैं उसको, डायनोमीटर, DYNOMETER। ठीक है, ये स्पेलिंग आपने याद रखने हैं, डायनोमीटर। डायनोमीटर वो ऑपरेटस है जिससे, वो इंस्ट्रूमेंट है सॉरी, जिससे हम लोग फोर्स को मेजर कर रहे हैं। जबकि प्रेशर को मेजर करते हैं, प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। इसको हम लोग किससे मेजर करेंगे बेटे, मैनोमीटर से। आपने ये बात याद रखनी है, मैनोमीटर। क्लियर। और इसके डिफरेंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्ट्स, हम ये भी बता सकते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जबकि इन केस ऑफ प्रेशर जो होता है, प्रेशर एक्ट्स ऑन अ सरफेस एरिया। ये हमने क्या कर लिया, मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस जो हैं, टोटल 7 जो हैं डिफरेंसेस बेटे, मैंने आपको फोर्स में और प्रेशर में जो है राइट करवा दिए। एक दफ़ा मैं इनको रीड आउट कर लेती हूँ। फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जबकि प्रेशर जो है, इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इसको कैसे राइट करते हैं, F=m×a, और ये क्या है, F/a है। इट इज़ मेजर्ड, ये एक्सलेशन है, स्मॉल ए और कैपिटल ए एरिया होता है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, न्यूटन का साइन बता दिया आपको। इट इज़ मेजर्ड इन पैस्कल। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि प्रेशर जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट कैन चेंज इट्स मोशन। इट डिस्क्राइब हाउ कंसनट्रेटेड द फोर्स इज ऑन द सरफेस। नंबर 6 क्या बताया, फोर्स इज मेजर्ड बाय डायनोमीटर, प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। नंबर 7, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, प्रेशर एक्ट ऑन अ सरफेस एरिया। और एक और भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम बता देती हूँ कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स की वजह से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, प्रेशर कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। फोर्स जो है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसकी डायरेक्शन या उसकी वेलोसिटी जो है, वो उसकी स्पीड को आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रेशर से आप लोग डायरेक्शन को, स्पीड को या वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते। ये हमने अपना जो क्वेश्चन था हमारा पार्ट बी का 6.7 डिस्टिंग्विश बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, वो सारा मैंने आपको बेटे राइट करवा दिया। आपने एज इट इज़ जो है अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। ठीक है, और ये आपके डिफरेंसेस जो है लॉन्ग में भी आ सकते हैं और स्मॉल में भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आएंगे तो 5 लिख देना, लॉन्ग आएंगे तो पूरे के पूरे जो 8 हैं वो आपने वहाँ पे राइट कर देने हैं।
पार्ट बी के फर्स्ट 7 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। ये सारे के सारे आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लें। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क बेटे क्वेश्चन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके क्वेश्चंस जो हैं उनका मैं रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में रिमेनिंग एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।